हेलो बच्चों, ये हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा लेक्चर है। आपने अगर पहला लेक्चर अब तक नहीं देखा तो आप देख लेना, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आज हम बेसिकली फ्लावर स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये एनसीईआरटी का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। यहाँ पे लिखा है इनफ्लोरेसेंस, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे फ्लावर के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। क्या है कि अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर को एक मॉडिफाइड सूट कहा गया है, इसको अभी समझेंगे। इससे पहले ये समझ लीजिए कि वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। इस पॉइंट को यहाँ पे समझेंगे। मेरे पास ये एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये सूट है। आप जानते हैं सूट किसे कहते हैं। ये देखिए, ये स्टेम है और ये यहाँ पे ये लीव्स हैं। स्टेम प्लस लीव्स को कलेक्टिवली सूट कह देते हैं। देखिए, जब एक प्लांट छोटा है तो उसमें स्टेम है और लीव्स है। फ्लावर एंड फ्रूट्स तो बाद में आते हैं ना, शुरू में थोड़ी होते हैं। तो हम शुरू में स्टेम प्लस लीव्स को ही कलेक्टिवली सूट कहते हैं। बिना लीफ का है तो स्टेम है, और लीफ के साथ है तो हम कह देंगे कि भाई ये सूट है। तो देखिए, और आप ये भी जानते हैं कि ये सूट के टिप पे होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम। ये बता चुकी हूँ, इसको डिटेल में एनाटॉमी वाले लेक्चर में और बताऊंगी। तो सूट के टिप पे यहाँ पे ये क्या है, सूट एपिकल मेरिस्टेम है। सूट के टिप पे सूट एपिकल मेरिस्टेम है। सूट एपिकल मेरिस्टेम में जब हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, फ्लोरिजन हार्मोन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पे ये फ्लोरल मेरिस्टेम हो जाएगा। जो मेरिस्टेम आगे चल के फ्लावर फॉर्म करेगा उसे हम कहेंगे फ्लोरल मेरिस्टेम, और यही मेरिस्टेम आगे चल के यहाँ पे फ्लावर फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे यही मेरिस्टेम जो है, इसने आगे चल के यहाँ पे ये फ्लावर फॉर्म कर दिया। अब देखो, ये चूंकि सूट का टिप है, सूट का टिप जब भी फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होगा तो हमेशा हमेशा सिंगल फ्लावर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ये सूट का टिप जो है, ये फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हुआ है तो हमेशा क्या होगा, सिंगल फ्लावर बनेगा। इसे कहते हैं सॉलिटरी। तो यहाँ पे सॉलिटरी फ्लावर बनेगा, सिंगल फ्लावर बनेगा। ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा भी है। आप देखिए यहाँ पे कि व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए, जैसे कि इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेज लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लिप्स। ये क्या है, इस पॉइंट को आइए समझते हैं। ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आइए इसको समझते हैं। इससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट आता है हमारे पास, एक मिनट, कि ब्रैक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। ब्रैक्ट आपने सुना होगा टर्म ब्रैक्ट। तो क्या है कि अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट बेस ऑफ पेडिसिल। देखिए, इस डायग्राम में आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये एक फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर के डंठल को, स्टॉक को क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। कई बार क्या होता है ना कि पेडिसिल के बेस पे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, इससे ही हम कहते हैं ब्रैक्ट। क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्लावर ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं, ई ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं। मतलब अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो कहेंगे ब्रैक्टिएट है, अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो कहेंगे ई ब्रैक्टिएट है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पे ब्रैक्टिएट को बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे और ई ब्रैक्टिएट को ई बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे फ्लावर की बात कर लेते हैं। फ्लावर के बारे में लिखा है कि रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव यूनिट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। आगे है कि अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन थैलेमस। आइए इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे समझते हैं। फ्लावर को यहाँ पे मॉडिफाइड सूट भी कहा गया है, तो आइए समझते हैं। ये यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम है, इससे समझेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है फ्लावर का। अब ये फ्लावर का स्टॉक है, जिसको क्या कहेंगे, पेडिसिल कहेंगे, ठीक है। और इसका जो अपर सोलन एंड है, ये वाला, इसे कहते हैं थैलेमस। एक साइंटिस्ट हुए हैं गोथे, उन्होंने फ्लावर को मॉडिफाइड सूट कहा। क्या कहा, मॉडिफाइड सूट कहा। और ये जो थैलेमस है, इसको मॉडिफाइड स्टेम कहा। अब आप ध्यान देंगे, सूट एंड स्टेम में डिफरेंस होता है, अभी मैंने आपको समझाया। तो उन्होंने कहा कि ये जो थैलेमस है, यहाँ पे 4 नोड्स प्रेजेंट हैं
और 4 नोड्स के बीच में 3 इंटर नोड्स होते हैं। आप जानते हैं नोड्स और इंटर नोड्स आप जानते हैं, आपको मैं इस टाइम जब पढ़ा रही थी वहां पे बताया था नोड्स क्या होते हैं, इंटर नोड्स क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो थैलेमस है यहाँ पे 4 नोड्स प्रेजेंट हैं और 4 नोड के बीच में 3 इंटर नोड्स हैं। आप ये भी जानते हैं 2 नोड के बीच में 1 इंटर नोड होता है, तो 4 नोड है तो उसके बीच में 3 इंटर नोड होंगे। ठीक है, अब देखिए आपने फ्लावर को देखा होगा कभी, तो आपने देखा होगा कि फ्लावर में ऐसी ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जो ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है उन्हें कहते हैं सेपल, और सेपल से मिलकर एक वर्ड या चक्र बनता है जिसे हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, फिर फ्लावर में आपको ऐसे कलरफुल पेटल्स भी कलरफुल स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं। इन कलरफुल स्ट्रक्चर को कहते हैं पेटल, और पेटल से मिलके फ्लावर के अंदर एक वर्ड या चक्र बनता है जिसे हम कहते हैं कोरोला। इसी तरीके से फ्लावर में ऐसे स्टेमन होते हैं, कई सारे स्टेमन होते हैं, और स्टेमन जो है ये फ्लावर का मेल पार्ट है। ठीक है, और स्टेमन से मिलके एक वर्ड या चक्र बनता है जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम। इसके अलावा फ्लावर में कार्पल होते हैं, ये देखिए ये कार्पल है, और कार्पल से मिलके गाइनोसियम बनता है। ठीक है, तो अब देखिए आपने ये समझा कि फ्लावर में सेपल होते हैं, पेटल होते हैं, स्टेमन होते हैं एंड कार्पल होते हैं। यहाँ पे देखो थैलेमस जो है ये मॉडिफाइड स्टेम है। थैलेमस पे 4 नोड्स प्रेजेंट हैं, इनमें से जो फर्स्ट नोड उस पे प्रेजेंट होते हैं सेपल। फर्स्ट नोड पे सेपल्स प्रेजेंट हैं, सेकेंड नोड पे पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, थर्ड नोड पे स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फोर्थ नोड पे कार्पल प्रेजेंट होते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि नोड पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लीफ कहते हैं। आपने ये स्टेम में पढ़ा है। तो चूंकि ये जो सेपल है ये नोड पे प्रेजेंट है तो इसे फ्लावर का लीफ माना गया है, इसे मॉडिफाइड लीफ माना गया है, फ्लोरल लीफ माना गया है। जो पेटल्स हैं ये भी नोड पे प्रेजेंट है तो इसे भी फ्लावर का लीफ माना गया है। जो स्टेमन है ये भी नोड पे प्रेजेंट है तो इसे भी फ्लावर का लीफ माना गया है। कार्पल को भी फ्लावर का लीफ माना गया। चूंकि ये सब नोड्स पे प्रेजेंट हैं तो इन्हें मॉडिफाइड लीव्स माना गया है, इन्हें फ्लोरल लीव्स माना गया है, और इन्हें फ्लोरल अपेंडेजेस भी कह देते हैं। तो वही यहाँ पे स्टेम है, नोड है, इंटरनोड है, लीव्स भी है, तो इसीलिए फ्लावर को मॉडिफाइड सूट माना गया है। ठीक है, देखो थैलेमस के बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है कि सोलन एंड ऑफ स्टॉक यानी सोलन एंड ऑफ पेडिसिल जो है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं थैलेमस। तो फ्लावर को मॉडिफाइड स्टेम क्यों मॉडिफाइड सूट कहा गया है? फ्लावर को मॉडिफाइड सूट कहा गया है जबकि थैलेमस को मॉडिफाइड स्टेम कहा गया है। क्यों कहा गया है ये अभी आपने यहाँ पे समझा। अब चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए आपके पास 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को कि फ्लावर के अंदर 4 वॉल्स प्रेजेंट हैं, और वॉल्स को ऑर्गन भी कह देते हैं, फ्लावर का ऑर्गन भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वॉल्स 4 चक्र प्रेजेंट हैं। वो 4 चक्र या वॉल्स जो है वो कौन कौन से हैं इसको आप समझेंगे थोड़ा। कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है एंड गाइनोसियम है। अभी मैंने आपको बताया कैलिक्स सेपल से मिलके बने होते हैं। कैलिक्स किससे बने होते हैं? सेपल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, कैलिक्स जो है वो सेपल से मिलके बने होते हैं, जो कोरोला है वो पेटल से मिलके बने होते हैं, और जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम वो किससे बने होते हैं? एंड्रोसियम स्टेमन से बने होते हैं और मिलके बने होते हैं, और जो गाइनोसियम है कार्पल से बने होते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा है, देखो गाइनोसियम में एक कार्पल भी हो सकते हैं और मैनी कार्पल्स भी हो सकते हैं। अब देखिए जो कैलिक्स है इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। जब फॉर्मूला लिखेंगे तो कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड्रोसियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फ्लावर का मेल पार्ट है। एंड्रोसियम फ्लावर का मेल पार्ट है, और गाइनोसियम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? अब देखो, अच्छा इसको हटा देती हूँ। देखिए जो कैलिक्स एंड कोरोला है, कैलिक्स के से कैलिक्स एंड सी से कोरोला, ये असेसरी वर्ड है, वेजिटेटिव वर्ड है, स्टेराइल वर्ड है, या ऑर्गन्स भी कह देते हैं। देखिए जो कैलिक्स एंड कोरोला है ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सिर्फ हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें असेसरी वर्ड या ऑर्गन कह देते हैं, वेजिटेटिव वर्ड कह देते हैं, स्टेराइल वर्ड कह देते हैं। ठीक है, लेकिन जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है, अभी मैंने बताया कि एंड्रोसियम फ्लावर का मेल पार्ट है एंड गाइनोसियम
गाइनोसियम फीमेल पार्ट है। देखिए जहाँ भी कहीं एंड्रो टर्म आ जाए तो उसका मतलब मेल से ही होता है, जैसे कि आपने ह्यूमन के केस में भी पढ़ा होगा एंड्रोजेंस, है ना, मेल सेक्स हार्मोन्स। गाइनो टर्म आ जाए तो फीमेल लेना है। तो ये जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है ये नेसेसरी रिप्रोडक्टिव या फर्टाइल वॉल्स हैं फ्लावर की, ये असेंशियल वॉल्स हैं, क्योंकि यही मेल एंड फीमेल पार्ट हैं, तो ये असेंशियल वॉल्स हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए, अब यहाँ पे फ्लावर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना है, तो आइए समझ लेते हैं। पहला है कि कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर किसे कहेंगे कि अगर किसी फ्लावर में ऑल 4 फ्लोरल वॉल्स प्रेजेंट, अगर किसी फ्लावर में चारों फ्लोरल वॉल्स प्रेजेंट है, यानी कि कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोसियम भी है, गाइनोसियम भी है, तो हम कहेंगे भाई ये तो कंप्लीट फ्लावर है। दूसरा है इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर इनमें से कोई भी वॉल एब्सेंट है तो कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट फ्लावर है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर अभी समझेंगे। अगला टर्म है बायसेक्सुअल फ्लावर, इनको हम परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर किसी फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव वॉल प्रेजेंट है, मतलब एंड्रोसियम भी है, गाइनोसियम भी है, तो कहेंगे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहेंगे, इसको इम्परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं। अच्छा, बाइसेक्सुअल फ्लावर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर फ्लोरल फॉर्मूला में ये ऐसा लिखा हुआ हो जाए, ऐसा कुछ रहे, तो इसको समझ जाएंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को इम्परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं। अगर किसी फ्लावर में केवल एक रिप्रोडक्टिव वर्ड है, या तो एंड्रोसियम है या फिर गाइनोसियम है, तो उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इम्परफेक्ट फ्लावर है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी दो तरह का है, एक है स्टेमिनेट, दूसरा है पिस्टिलेट। स्टेमिनेट नाम से क्लियर है, इसमें सिर्फ स्टेमन होंगे, यानी कि एंड्रोसियम होंगे, मेल फ्लावर है, मेल पार्ट होगा। और पिस्टिलेट उसमें सिर्फ कार्पल होगा, यानी कि गाइनोसियम होगा, यानी कार्पल से मिलकर ही तो गाइनोसियम बनते हैं ना, मतलब वो फीमेल फ्लावर है, उसमें फीमेल पार्ट होगा। तो ये भी दो तरह के हैं, मेल फ्लावर में फीमेल पार्ट नहीं होगा और फीमेल फ्लावर में मेल पार्ट नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या है कि अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेज आर, ये ई लिखा है, ठीक है, मैं पेंसिल से यहाँ पे ही लिखा है, देख लीजिएगा, ARE इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5 रेस्पेक्टिवली। कि देखिए जो फ्लावर है, एक फ्लावर ट्राइमेरस भी हो सकते हैं, फ्लावर टेट्रामेरस भी हो सकते हैं एंड फ्लावर पेंटामेरस भी हो सकते हैं। किस बेसिस पे, कि उनमें जो फ्लोरल अपेंडेजेज है, अभी बताया ना फ्लोरल लीव्स को फ्लोरल अपेंडेजेस कह देते हैं, वो अगर 3 या 3 के मल्टीपल में है तो कहेंगे फ्लावर ट्राइमेरस हैं। अगर 4 या 4 के मल्टीपल में है तो कहेंगे फ्लावर टेट्रामेरस हैं। अगर 5 या 5 के मल्टीपल में है तो कहेंगे कि फ्लावर पेंटामेरस है। अब समझेंगे, देखो इसी, हाँ, तो अब इस पॉइंट को यहाँ पे समझेंगे। मान लेते हैं फ्लावर में 5 सेपल्स हैं, ठीक है, 5 पेटल्स हैं, 5 स्टेमन्स हैं और गाइनोसियम में 2 कार्पल है। अब यहाँ पे आपको असेसरी वॉल देखना है, तो देखिए ये 5 है, तो 5 है तो भी फ्लावर को क्या कहेंगे, पेंटामेरस कहेंगे। अब एक और कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं कि एक फ्लावर है, उसमें 5 सेपल्स हैं, 10 पेटल्स हैं, 15 स्टेमन्स हैं और गाइनोसियम में सिंगल कार्पल है। बस ये समझाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए असेसरी वॉल देखना है, तो ये 5 के मल्टीपल में है, तो 5 है तो भी पेंटामेरस फ्लावर कहेंगे, और 5 के मल्टीपल में है तो भी पेंटामेरस फ्लावर कहेंगे। इसी तरह अगर 4 या 4 के मल्टीपल में होता तो टेट्रामेरस कह देते, और 3 या 3 के मल्टीपल में होता तो हम क्या कह देते, पेंटामेरस फ्लावर कह देते। तो आई होप अब आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये जो चार फ्लोरल वॉल है, इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले है कैलिक्स। कैलिक्स के बारे में जानते हैं, ये आउटर मोस्ट वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, आउटर मोस्ट वर्ड है। इसके यूनिट को सेपल कहते हैं, यानी कि सेपल से मिलके ही क्या बनते हैं, कैलिक्स बनते हैं। और जो सेपल है वो कैसे होते हैं, तो ग्रीन लीफ लाइक होते हैं। जो आपने देखा होगा फ्लावर के अंदर कि ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम सेपल कहते हैं। और इसका काम क्या है कि ये प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज, ये बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कली, गुलाब की कली देखा होगा,
तो उस बर्ड में आपको ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखता है, वो क्या है, वो सेपल है और उसका काम क्या है कि बर्ड स्टेज में फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। अब देखिए, अब जो कैलिक्स है ना, ये पॉलीसेप्लस भी हो सकते हैं, गैमोसेप्लस भी हो सकते हैं। अभी तक आपने पॉली का मतलब पढ़ा है, पॉली का मतलब होता है मैनी, लेकिन अभी आपको कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम तक आपको पॉली का मतलब लेके चलना है फ्री। तो पॉली का मतलब क्या होता है, फ्री, एंड गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, ठीक है। तो अगर पॉली का मतलब फ्री एंड सेपलस मतलब सेपल्स, तो अगर सेपल्स फ्री हैं, फ्री सेपल्स हैं तो कहेंगे पॉलीसेप्लस कंडीशन, अगर सेपल जो है वो फ्यूज्ड है तो कहेंगे गैमोसेप्लस कंडीशन। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं के एन से, ठीक है, के से कैलिक्स और एन से यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ सेपल्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं के गैमोसेप्लस को के एन, और एन को ब्रैकेट में रखते हैं। फ्यूजन दिखाने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करते हैं। मान लीजिए किसी फ्लावर के अंदर 5 सेपल है तो हम ऐसे लिख देंगे के 5, और वो सेपल कैसे हैं, फ्री हैं, तो ऐसे लिखेंगे। अगर वो जो सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं तो फ्यूजन दिखाने के लिए हम ऐसे इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए, अब आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कोरोला की। कोरोला है इनर टू कैलिक्स, इनर टू कैलिक्स, कैलिक्स के अंदर है, और यूनिट क्या है इसका, पेटल, पेटल हो जाएगा इसका यूनिट, यानी पेटल से मिलके ही तो कोरोला बनते हैं ना। और जो कोरोला है ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, चमकीले रंगदार होते हैं, क्यों, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे कोरोला के लिए एक पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कोरोला मे बी ट्यूब्यूलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड, इन शेप के भी कोरोला हो सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है समझने वाला, आप याद रख सकते हैं। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे कोरोला के लिए कुछ बातें लिखी हैं कि देखो, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो सेपल्स हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीसेप्लस, कैलिक्स जो है वो पॉलीसेप्लस होते हैं, गैमोसेप्लस होते हैं। उसी तरह कोरोला जो है वो भी पॉलीपेटलस हो सकते हैं या फिर गैमोपेटलस हो सकते हैं। पॉलीपेटलस, यहाँ पे भी पॉली का मतलब फ्री से लेना है कि फ्री पेटल्स हैं तो कहेंगे पॉलीपेटलस कंडीशन है, अगर फ्यूज्ड पेटल्स हैं तो कहेंगे गैमोपेटलस कंडीशन है। पॉलीपेटलस को सी एन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको सी एन और एन को ब्रैकेट में रखेंगे। फ्यूजन दिखाने के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं। यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ पेटल्स, एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ पेटल्स, और यहाँ पे भी एन का मतलब है नंबर ऑफ पेटल्स, और फ्यूजन दिखाने के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। अब अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड। देखिए एस्टिवेशन क्या है, अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट, तो सेपल्स या पेटल्स का अरेंजमेंट है। और कब देखते हैं हम एस्टिवेशन, तो बर्ड स्टेज में ही देखते हैं। कली, जैसे आपने गुलाब की कली देखी है तो बर्ड स्टेज में ही एस्टिवेशन देखते हैं, क्योंकि जब फ्लावर जो है वो खिल जाएगा तो सारे पेटल्स जो है वो फैल जाएंगे, फिर आप एस्टिवेशन नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि बर्ड स्टेज में ही बर्ड लिया जाता है और उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके और फिर हम एस्टिवेशन देखते हैं। क्या देखते हैं एस्टिवेशन में, तो सेपल्स का अरेंजमेंट देखते हैं, ये भी एस्टिवेशन है, या पेटल्स का अरेंजमेंट देखते हैं, ये भी एस्टिवेशन है। विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड, इसका मतलब क्या है कि देखिए सेपल का अरेंजमेंट सेपल के साथ देखते हैं कि सेपल आपस में कैसे अरेंज है, या फिर अगर पेटल्स ले रहे हैं तो यहाँ पे भी पेटल का अरेंजमेंट पेटल के साथ देखेंगे कि पेटल आपस में कैसे अरेंज है। ऐसा नहीं है कि सेपल का पेटल के साथ देखेंगे या पेटल का सेपल के साथ देखेंगे, नहीं, सेपल का सेपल के ही साथ देखेंगे और पेटल का पेटल के ही साथ देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 तरह की एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो आइए इसको समझते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम से। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो क्या है कि टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला, यहाँ पे हम कोरोला को लेके चल रहे हैं, पेटल्स को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला है वेलवेट, वेलवेट एस्टिवेशन। ये देखो ये वेलवेट एस्टिवेशन का है, ये वेलवेट एस्टिवेशन का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सेपल्स है, सेपल्स दिखाया गया है। अब देखो ये सेपल को देखो आप, इसके देखो दोनों मार्जिन जो है ये इस वाले सेपल को या इस वाले सेपल को उनके पास है, काफ़ी क्लोज है, टच कर सकते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते हैं। तो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है ना कि जो पेटल्स हैं, पेटल्स ये आपस में पास पास है, काफ़ी पास है, टच कर सकते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन।
अब दूसरा है ट्विस्टेड। देखो नाम से ही क्लियर है कि प्रत्येक पेटल का जो एक मार्जिन है वो ट्विस्ट होके अंदर चला गया, एक बाहर है, एक मार्जिन ट्विस्ट होके अंदर आ गया, एक बाहर है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सारे पेटल्स हैं, इस पेटल को देखिए यहाँ पे इसका एक मार्जिन देखो बाहर है, एक अंदर आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक मार्जिन जो है वो दूसरे पेटल को ओवरलैप कर रहा है और दूसरा मार्जिन इसका ओवरलैप हो रहा है। ऐसे इसका भी देखिए एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है इस वाले पेटल को, दूसरा हो रहा है। तो एक ओवरलैप करेगा, एक होगा, एक करेगा, एक होगा। इस टाइप का अगर अरेंजमेंट है, यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन ओवरलैपिंग का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना। तो ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। और तीसरा है इम्ब्रिकेट। तीसरा क्या है? इम्ब्रिकेट है। यहाँ पे देखिए ये इम्ब्रिकेट का डायग्राम है। यहाँ पे देखो ये जो पेटल्स हैं यहाँ पे इनका जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन ये इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ओवरलैपिंग का, इरेगुलर ओवरलैपिंग है। यहाँ पे रेगुलर मैनर में था, है ना, एक जो है एक मार्जिन ओवरलैप हो रहा कर रहा है, दूसरा हो रहा है, एक कर रहा है, दूसरा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई रेगुलर वो ओवरलैपिंग का पैटर्न नहीं है। यहाँ पे आप इस पैटर्न को देखिए, इसके दोनों मार्जिन ओवरलैप हो रहे हैं। इस पैटर्न को देखिए, इसके दोनों मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं, इसके दोनों मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन इस तीनों पैटर्न्स को देखिए कि ये ट्विस्टेड मैनर में है। एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है, दूसरा हो रहा है, एक कर रहा है, दूसरा हो रहा है, एक कर रहा है, दूसरा हो रहा है। तो या तो इरेगुलर ओवरलैपिंग है तो भी कहेंगे कि कैसा है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, या फिर आप इसको याद रख लो 113 से। 113 मतलब देखिए यहाँ पे इसकी इस पैटर्न को देखिए, इसके दोनों मार्जिन ओवरलैप हो रहे हैं मतलब 1। इस पैटर्न को देखिए, इसके दोनों मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं तो 1। और बाकी के ये तीन हैं ये ट्विस्टेड मैनर में अरेंज हैं, ठीक है, तो इसके लिए 3। तो या तो 113 है तो भी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, या फिर इरेगुलर ओवरलैपिंग है तो भी कहेंगे कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन की। इसको देखिए एनसीईआरटी में लिखा भी है, ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ भी देती हूँ कि एक मिनट। हाँ देखो ये एनसीईआरटी में फ्लावर का डायग्राम है, ये भी आप देख सकते हैं कि देखिए ये कैलिक्स है, ये सेपल है, सेपल से मिलके कैलिक्स बनता है। ये देखिए ये पेटल है, पेटल्स, और इससे बन के मिलके जो वर्ल या चक्र बन रहा है इसे कोरोला कहते हैं। और ये देखिए ये स्टेमन है, और स्टेमन्स मिलके एंड्रोसियम बनाते हैं, और ये यहाँ पे गाइनोसियम में सिंगल कार्पल दिखाया गया है। अब देखिए ये तो डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे जो टाइप्स के बारे में देख लेते क्या लिखा है कि व्हेन सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स भी देख सकते, पेटल्स भी देख सकते, इन अ वर्ल्ड, एक वर्ल्ड में सेपल्स या पेटल्स जो है जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, सिर्फ टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो इसे कहते हैं हम वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। और दूसरा है कि इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, कि एक मार्जिन जो है वो वही बताया ना ट्विस्टेड में, एक मार्जिन जो है वो ओवरलैप करेगा, एक मार्जिन होगा, तो ऐसा है तो ट्विस्टेड है। इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन केसिया एंड गुलमोहर, कि देखो यहाँ पे क्या है कि सेपल और पेटल्स जो है वो एक, यहाँ पे तो हम पेटल्स को लेके चल रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ पे जो पेटल्स हैं वो क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं थी, अभी हमने देखा, तो इससे हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। या फिर 113 से भी आप याद रख सकते, वो भी बताया। इसके अलावा पी एंड बीन के फ्लावर में क्या होता है ना, इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स, 5 पेटल्स होते हैं, अभी दिखाऊंगी। उनमें से जो लार्जेस्ट पेटल है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड, ये ओवरलैप करते हैं 2 लेटरल पेटल्स को जिसे कहते हैं विंग्स। और ये जो विंग्स है, जो 2 लेटरल पेटल्स हैं, ये फिर ओवरलैप करेंगे 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स को ओवरलैप करते हैं जिसे कील कहते हैं। और इस टाइप के एस्टिवेशन को वैक्सिलरी या पेपिलियोनेसियस एस्टिवेशन कहते हैं। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आप, इस वाली की बात हो रही है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, या इसे पेपिलियोनेसियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 पेटल्स हैं, 1
2 3 और ये 2 फ्यूज हो गए 4 5 पेटल्स है। इसमें से जो ये लार्जेस्ट पेटल है इसे स्टैंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं। ये देखिए ये 2 लेटरल पेटल्स, ये 2 लेटरल पेटल्स हैं जिससे विंग्स कहते हैं, इसको ये ओवरलैप कर रहा है। और फिर ये जो 2 लेटरल पेटल्स हैं, ये जो 2 ये स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल है जिसे हम कील कहते हैं, इसको ओवरलैप कर रहा है। और ये दोनों फ्यूज हो चुके हैं, ये दोनों पेटल फ्यूज हो चुके हैं, इसे कील कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एस्टिवेशन को कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जो हमें कि देखने को मिलता है कहाँ पे? पी या बीन के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स याद करने होंगे, ये करना पड़ेगा एग्जाम्पल याद। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि वेलवेट में कैलोट्रोपिस भी इसी से याद रख सकते हैं। ट्विस्टेड में चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इसको कैसे याद रखेंगे? चाइना की लेडी कॉटन की साड़ी पहनती है, ऐसे याद रख सकते हैं। इम्ब्रिकेट में केसिया एंड गुलमोहर याद रखना है, एंड वैक्सिलरी में पी एंड बीन याद रखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलिए अब इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिमेट्री ऑफ फ्लावर की। एक्चुअली इसको थोड़ा पहले ही पढ़ाना था, बट मैंने अभी आपको कोरोला समझाया, अब बताती हूँ। देखिए सिमेट्री ऑफ फ्लावर, यहाँ पे हम पहला बात करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या फिर रेडियल सिमेट्री। देखिए यहाँ पे आपके सामने ये एक फ्लावर है। ठीक है, आपके सामने ये एक फ्लावर है, इसके ये पेटल्स आपके सामने हैं। अब देखो, अगर इस फ्लावर को मैं ऐसे ऐसे कट करूँ तो मुझे ये फ्लावर जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ तो भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कट करूँगी तो भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कट करती हूँ तो भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये जो फ्लावर है, इसको मैं सेंटर से पास होने वाले किसी भी प्लेन से कट कर रही हूँ तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ऐसे फ्लावर को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या रेडियल सिमेट्रिकल फ्लावर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा अगला है बाइलेटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है उसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पी, गुलमोहर, बीन एंड केसिया। आइए इसको भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो इन 4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इनमें से ये जो पी एंड बीन है ये फैबेसी के मेंबर हैं। गुलमोहर और केसिया फैबेसी के नहीं है, पी एंड बीन फैबेसी के मेंबर हैं। अभी आप आइए इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम से। अभी ये वाला डायग्राम आपने समझा है, पी या बीन को लेके चल रहे हैं। तो फैबेसी फैमिली में देखिए यहाँ पे 5 पेटल्स हैं। ठीक है, 5 पेटल्स आपको दिख रहे हैं, ये बताया। ये लार्जेस्ट स्टैंडर्ड 2 लेटरल जो है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विंग्स। और ये जो एंटीरियर वाला है फ्यूज हो चुका है, इसे कहते हैं कील। अब देखो यहाँ पे इस फ्लावर का पेटल है आपके सामने। इसको अगर मैं ऐसे कट करूँ, इस वर्टिकल प्लेन से ऐसे वर्टिकली कट करूँ तो मुझे 2 बराबर भाग मिल जाएगा ना। देखिए इधर और इधर 2.5 में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ये फ्लावर। और लेकिन अगर इसको मैं ऐसे कट करती हूँ, ऐसे इस प्लेन से कट करती हूँ तो मुझे 2 बराबर भाग नहीं मिलेंगे। देखिए इधर तो ये 1 है और ये आधा आधा 1 हो गया, मतलब 2 हो गया। और इधर पे ये 2 है, 2 जो कि फ्यूज हो चुके हैं, और ये आधा आधा 1 हो गया, 3 हो गया, तो 2 बराबर भाग नहीं मिलेंगे। तो अगर समझेंगे कि मेरे पास ये एक फ्लावर है, इसको मैंने एक ऐसे कट किया, एक वर्टिकल प्लेन से कट किया तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन किसी और वर्टिकल प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ। ऐसे फ्लावर को कहेंगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन इट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, अगला है एसिमेट्रिक फ्लावर। क्या है? एसिमेट्रिक फ्लावर या इरेगुलर। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि व्हेन, किसको कहेंगे एसिमेट्रिक फ्लावर? कि व्हेन अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर से पास होने वाले किसी भी वर्टिकल प्लेन से आप कट कर लीजिए, 2 बराबर भाग में डिवाइड होगा ही नहीं, तो ऐसे फ्लावर को कहेंगे एसिमेट्रिक। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैना। इसको एसी से आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ये हो गया। अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्या होता है ना कि इन सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स में क्या होते हैं ना, जैसे कि लिली में कुछ फ्लावर्स, एक मिनट,
जो कैलिक्स एंड कोरोला है, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं होते हैं, तो उन्हें हम पेरियंथ कह देते हैं। पेरियंथ वर्ल है, जैसे कैलिक्स क्या है, वर्ल है, इसके यूनिट को क्या कहते हैं, सेपल। उसी तरह से पेरियंथ जो है वो वर्ल है, चक्र है, और इसके यूनिट को कहते हैं टेपल, यानी कि टेपल से मिलके बने होते हैं पेरियंथ। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेमन्स। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, यानी कि जो एंड्रोसियम है ये स्टेमन्स से बने होते हैं। ठीक है, बता चुकी हूँ इसकी यूनिट को क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और जो प्रत्येक स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक स्टेमन फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करेगा। और प्रत्येक स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर एंड दूसरा होता है फिलामेंट या स्टॉक। आप समझेंगे इस पॉइंट को, मैंने यहाँ पे देखिए आपके लिए बनाया है। ये एक स्टेमन को दिखाया गया है। ठीक है, इसके मेनली दो पार्ट हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये है एंथर, और ये वाला पार्ट जो है ये है फिलामेंट या स्टॉक। ठीक है, अब देखो एंथर जो है, एक मिनट, हाँ, एंथर जो है ये कैसा है, ये फर्टाइल पार्ट है। ये एंथर जो है ये फर्टाइल पार्ट है, और ये यूजुअली बाइलोब्ड होता है। आप देख सकते हैं यूजुअली बाइलोब्ड है, दो लोब्स होते हैं। और कहते हैं ईच लोब हैज 2 पॉलन सैक्स, प्रत्येक लोब में 2 पॉलन सैक्स होते हैं। ये अभी नहीं दिखेंगे आपको, मैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे इसका हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि प्रत्येक लोब में 2 पॉलन सैक होते हैं। और पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक्स, और पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखेंगे कि देखिए जो एंड्रोसियम के अंदर जो स्टेमन्स है ना, स्टेमन्स ये क्या हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। और अगर फ्री हैं तो क्या कह देंगे, पॉलीएंड्रस कह देंगे। यहाँ तक आपको पॉली का मतलब फ्री लेके चलना है, तो फ्री है तो क्या कह देंगे, पॉलीएंड्रस कह देंगे। या फिर हो सकता है कि जो स्टेमन्स है वो यूनाइटेड है, अटैच है। अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जो स्टेमन है वो स्टेमन आपस में ही जुड़ गए हों, स्टेमन जो है स्टेमन से अटैच है। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो स्टेमन है वो किसी अदर पार्ट से अटैच है, जैसे कि मान लीजिए पेटल से अटैच है ना, टेपल से अटैच है। तो 2 कंडीशन हो सकता है कि अगर स्टेमन्स यूनाइटेड अमंग देम सेल्व्स इन वेरिंग डिग्री, अगर स्टेमन जो है अपने में जुड़ गए हैं, स्टेमन से जुड़ गए हैं तो इसे कहेंगे कोहेसन ऑफ स्टेमन्स। अगर दूसरे से जुड़ गए हैं, जैसे कि पेटल से जुड़े हैं या टेपल से जुड़े हैं, तो उसे कहेंगे एडहेसन ऑफ स्टेमन्स। ठीक है, अब चलिए अब इसको आगे और देख लेते हैं थोड़ा हम। अब ये जो एडहेशन एंड कोहेसन है इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, एडहेसन, यहाँ पे 2 कंडीशन लिखा है एनसीईआरटी में। एक है कि एपीपेटलस, दूसरा एपीफाइलस, या एपीफाइलस को एपीटेपलस भी कह देंगे। एपीपेटलस नाम से क्लियर है कि पेटलस, पेटल्स, यानी कि स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स। यहाँ पे स्टेमन्स जो है वो पेटल से अटैच हो जाते हैं, और ऐसा हमें देखने को मिलता है ब्रिंजल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एपीफाइलस या एपीटेपलस कहते हैं। यहाँ पे जो स्टेमन है अटैच टू पेरियंथ, पेरियंथ तो वर्ल है, मतलब टेपल से अटैच हो जाते हैं। और ऐसा हमें देखने को कहाँ मिलता है, लिली के अंदर देखने को मिलता है। अब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फ्लोरल फार्मूला में एपीपेटलस या एपीटेपलस कंडीशन को, तो यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, हाँ देखेंगे। देखो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एपीपेटलस को रिप्रेजेंट करना है तो हम सी लिखेंगे और ए लिखेंगे। सी से कोरोला, ए से एंड्रोसियम, और कोरोला जो है पेटल से मिलके बने हैं, स्टेमन जो है एंड्रोसियम जो है स्टेमन से मिलके बने हैं। तो ये एपीपेटलस कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे स्टेमन जो है अटैच है किससे, पेटल से अटैच है। तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे, ए लिखेंगे, और ऊपर पे ऐसे बना देंगे छाता जैसा, ऐसे। तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है एपीपेटलस कंडीशन है। इसी तरह एपीटेपलस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एपीटेपलस को, तो यहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एक मिनट नहीं दिख रहा, हाँ,
पी से पेरियंथ और ए से एंड्रोसियम और ऊपर ऐसे यहाँ पे भी छाता बना देंगे तो एपिपेटलस हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन है, एनसीईआरटी में नहीं दिया बट आप याद रखिएगा, गायनेंड्रस कंडीशन। यहाँ पे जो एंड्रोसियम है वो गायनोसियम से अटैच होते हैं और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए लिखेंगे, जी लिखेंगे और ऊपर ऐसे बना देंगे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हटा देती हूँ। अब आ जाते हैं कोहेजन पे। यहाँ पे स्टेमन जो है स्टेमन से ही अटैच है, स्टेमन से ही जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं देखिए, 3 कंडीशन यहाँ पे बनता है। हो सकता है कि देखिए एक स्टेमन में 2 पार्ट्स हैं, एक है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। तो यहाँ पे देखो ये मैंने 3 बनाए, कई आप ये सोचो कि यहाँ पे कई सारे स्टेमन्स हैं तो हो सकता है कि एंथर फ्री है सारे स्टेमन के और जो फिलामेंट है एंथर सारे स्टेमन के फ्यूज हो चुके हैं और फिलामेंट फ्री है। पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एंथर फ्री है और जो फिलामेंट है वो फ्यूज हो गए हैं सारे स्टेमन के। या फिर तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि एंथर भी फ्यूज हो चुके हैं एंड फिलामेंट भी फ्यूज हो चुके हैं। तो इन तीनों को अलग अलग नाम देते हैं बट आपको क्या पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी ने बस ये पढ़ाया है कि एंथर फ्री है और फिलामेंट फ्यूज हो चुके हैं। तो अगर ऐसा है कि सारे जो स्टेमन्स हैं इनके एंथर फ्री है एंड फिलामेंट फ्यूज हो चुके हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं एडेल्फी। क्या कहते हैं? एडेल्फी कहते हैं। अब एडेल्फी भी 3 तरीके का है, मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस एंड पॉली एडेल्फस। ठीक है, पॉली का, अब यहाँ पे पॉली का मतलब लेना है मैनी। देखो कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेमन्स हैं, इन सारे स्टेमन्स के जो एंथर हैं ये फ्री हैं, फिलामेंट फ्यूज हैं और अगर ये फिलामेंट फ्यूज होके एक बंडल या बंच बनाते हैं तो कहेंगे मोनो एडल्फस कंडीशन। अगर सारे फिलामेंट फ्यूज होके 2 बंडल बनाते हैं, एंथर तो फ्री ही रहेगा, तो कहेंगे डाई एडल्फस कंडीशन। और अगर सारे फिलामेंट फ्यूज होके अगर सारे फिलामेंट्स फ्यूज होके मोर देन 2 बंडल्स बनाते हैं तो कहेंगे पॉली एडल्फस। मोनो एडल्फस कंडीशन चाइना रोज में देखने को मिलेगा, आप सीएम से याद रख सकते हैं। डाई एडल्फस कंडीशन पी के अंदर देखने को मिलेगा, पी, इसको आप डीपी से याद रख सकते हैं। एंड पॉली एडल्फस कंडीशन हमें सिट्रस के अंदर देखने को मिलता है और इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का तरीका है पीसी से आप याद रख सकते हैं। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ स्टेमन की। देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है ना कि देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर। मतलब एक फ्लावर के अंदर स्टेमन की जो फिलामेंट है इनके लेंथ में भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है और मिलता है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं, साल्विया एंड मस्टर्ड। यहाँ पे 2 कंडीशन की हम बात करेंगे, डाई डायनेमस एंड टेट्रा डायनेमस कंडीशन। देखो नाम में भी ही आ रहा है डाई 2 बार डाई आ रहा है। डाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे आपको 4 स्टेमन दिख रहे हैं। इन 4 स्टेमन में से 2 कैसे हैं? शॉर्ट है, इनके फिलामेंट शॉर्ट हैं और 2 कैसे हैं? लॉन्ग है। तो डाई डायनेमस कंडीशन हो गया, 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग। अब है टेट्रा डायनेमस, यहाँ पे नाम में ही देखो टेट्रा आ रहा है एंड डाई आ रहा है। टेट्रा मतलब 4, डाई मतलब 2। मतलब यहाँ पे देखिए आउट ऑफ 6 स्टेमन्स, यहाँ पे 6 स्टेमन्स है ना, 6 स्टेमन्स, इनमें से जो इनर 4 है वो कैसे हैं? लॉन्ग है और आउटर 2 जो है वो कैसे हैं? शॉर्ट है। ऐसा हमें देखने को मिलता है मस्टर्ड के अंदर। टेट्रा डायनेमस कंडीशन आपको मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलता है एंड डाई डायनेमस कंडीशन हमें देखने को मिलता है साल्विया के अंदर। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म एनसीईआरटी में दिया है, आप याद रखिएगा, स्टेमिनोड। इसका मतलब होता है स्टेराइल स्टेमन। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड कहते हैं। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं गाइनोइसियम पे। ठीक है, गाइनोइसियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। कोई पूछे फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है भाई, तो 1 मिनट, गाइनोइसियम। ठीक है, इसके यूनिट को क्या कहेंगे? कार्पल कहेंगे, यानी कि ये कार्पल से मिलके बने होते हैं। एक कार्पल देखो ऐसा दिखता है कुछ, इसके 3 पार्ट है। ये वाला पार्ट स्टिग्मा होता है और ये जो बीच वाला ट्यूब इलोंगेटेड ट्यूब जैसा है ये स्टाइल है, नीचे का फुला हुआ पार्ट ओवरी होता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए क्या लिखा है, स्टिग्मा के बारे में क्या लिखा है कि यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, की जो स्टिग्मा है वो यूजुअली स्टाइल के टिप पे होता है। और ये क्या है, तो रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। इसके बारे में डिटेल में और भी ज़्यादा हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। इसके अलावा यहाँ पे ये स्टाइल है, स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड ट्यूब है। क्या है? इलोंगेटेड ट्यूब है, दिख भी रहा है।
और ये कनेक्ट करता है ओवरी को विथ स्टिग्मा। ये ओवरी है और ये स्टिग्मा है, बीच में ये स्टाइल है, तो ये क्या कर रहा है, ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट कर रहा है। ओवरी नीचे का ये बेसल फुला हुआ पार्ट है, ये क्या है, एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है, देखिए, ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स, प्रत्येक ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक दिखा दिया कि भैया ये क्या है, ये ओव्यूल्स हैं। और ओव्यूल्स जो है अटैच्ड होते हैं टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से अटैच होते हैं। प्लेसेंटा कैसा है, फ्लैटेंड है, कुशन लाइक है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं गाइनोइशियम के बारे में। तो देखेंगे जो गाइनोइशियम है ये मोनोकार्पलरी भी हो सकते हैं, मल्टी कार्पलरी भी हो सकते हैं। मल्टी कार्पलरी या पॉली कार्पलरी, यहाँ पे पॉली का मतलब होगा मैनी, ठीक है। अब देखो, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, सिंगल, और कार्पलरी मतलब कार्पल। अगर गाइनोइशियम में एक कार्पल है, सिंगल कार्पल है, तो कंडीशन हो जाएगा मोनो कार्पलरी। मल्टी का मतलब मैनी या पॉली का मतलब भी मैनी। अगर कार्पलरी मतलब गाइनोइशियम, अगर गाइनोइशियम के अंदर बहुत सारे कार्पल्स हैं तो कंडीशन हो जाएगा मल्टी कार्पलरी या पॉली कार्पलरी। अब देखो, ये जो मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, यानी कि गाइनोइशियम के अंदर बहुत सारे क्या है, कार्पल्स हैं, तो हो सकता है वो सारे कार्पल्स आपस में फ्री हो या फिर हो सकता है वो फ्यूज्ड हो। तो फिर यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपो का मतलब होता है फ्री, कार्पस का कार्पल्स, एंड सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, है ना, सिनगेमी। सिन का मतलब फ्यूज्ड होता है एंड कार्पल मतलब कार्पल्स। तो अगर कार्पल्स फ्री हैं तो कंडीशन हो जाएगा एपोकार्पस, और अगर जो गाइनोइशियम के अंदर जो कार्पल्स है वो फ्यूज्ड है तो कंडीशन हो जाएगा सिनकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलता है लोटस एंड रोज के अंदर, और सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलता है टोमेटो एंड मस्टर्ड के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलिए, अब यहाँ पे ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे। देखिए कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा। फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में। देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना, कि जो ओव्यूल्स हैं, भी देखा ना, ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। तो जो ओव्यूल्स हैं वो डेवलप होते हैं सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी वॉल है, ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें पेरिकार्प भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के अभी के इस लेक्चर में इतना ही। अब थोड़ा सा बचा है इस चैप्टर में, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, और एग्जाम्पल्स याद करने के ट्रिक भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। जो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कुछ ट्रिक तो मैंने अभी बताया और कुछ ट्रिक जो है वो मैं लास्ट वाले लेक्चर में बता दूंगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ मैं ये लेक्चर को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।